नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बताएं आपको सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। किसानों को बाजरे का 450 रुपए प्रति क्विंटल देगी सरकार। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा मिलेगा। बाजरे की खरीद को लेकर सीएम ने ये घोषणा की है। बताएं आपको एमएसपी और रेट के बीच का अंतर कम होगा, ये सीएम मनोहर लाल ने कही है। मंडियों में सुचारू रूप से फसल खरीद चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, किसानों के लिए अच्छी खबर। किसानों को बाजरे का 450 रुपए प्रति क्विंटल सरकार देगी और भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने ये तमाम घोषणाएं की है। बाजरे की खरीद पर किसानों को राहत और बड़ी खबर और अच्छी खबर किसानों के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां बारिश की वजह से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा किसानों के लिए की है। किसानों को अब बाजरे का 450 रुपए प्रति क्विंटल सरकार देगी। आपको बता दें कि भावांतर भरपाई योजना के तहत ये पैसा किसानों को मिलेगा। साथ ही साथ बाजरे की खरीद को लेकर सीएम ने ये घोषणा की है और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि मंडियों में सुचारू रूप से फसल खरीद चल रही है। और सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ घोषणाएं की है, आइए सुनवाते हैं। बाजरा मंडियों में आ चुका है। पिछले वर्ष हमने बाजरे की भावांतर भरपाई दी थी, उससे पिछले वर्ष पूरे का पूरा प्रोक्योर किया था, लेकिन पूरा प्रोक्योर करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। पड़ोसी राज्यों के भी किसान या जो आड़ती या फिर व्यापारी वो उसको यहाँ ला करके बेचते हैं, उसमें वहाँ रेट बहुत कम होता है। हमारा रेट क्योंकि एमएसपी होता है तो हम उसको प्रोक्योर करते हैं, तो उसका नुकसान हरियाणा सरकार को बहुत होता है। पिछली बार किसान भी संतुष्ट हुए थे कि जो डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड एमएसपी वो जो है अगर उनको मिल जाता है और उनकी रिकॉर्ड जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मिलता तो वो सब संतुष्ट होते हैं। जो रेट डिफरेंस है पिछली बार ज़्यादा था, इस बार एमएसपी 100 रुपये बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है और 2350 एमएसपी है। इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है। इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिलेगा। तो एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की, तो वहीं एसवाईएल को लेकर भी बड़ा बयान सीएम मनोहर लाल ने दिया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 14 अक्टूबर को अहम बैठक होने वाली है और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री एसवाईएल पर चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें एसवाईएल के मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि काफी वर्षों से देखिए दोनों राज्यों के बीच में ये जो विवाद है वो चलता रहा है और इसे लेकर कुछ दिनों पहले ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी फैसला आया गया कि दोनों राज्यों जो है वो साथ में मिलकर बैठक करें, फैसला ले। और इस बीच ये बड़ी खबर कि 14 अक्टूबर को अहम बैठक होने वाली है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, जिसमें समाधान निकालने की कोशिश दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से होगी। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। तो एसवाईएल पर चर्चा होगी और देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद आखिर क्या समाधान निकलता है। आगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आखिर क्या फैसला लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 अक्टूबर को अहम बैठक एसवाईएल को लेकर होगी और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 14 अक्टूबर को ये अहम बैठक होगी। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और खुद सीएम मनोहर लाल भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में एसवाईएल यानी कि सतलुज यमुना लिंक को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके ज़रूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। और खबरों में
में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आदमपुर उपचुनाव की, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी हां, आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की बैठक जारी है। रोहतक में चल रही है बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रभारियों की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ये बैठक ले रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठकों का दौर जारी है, उससे बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश बीजेपी के प्रभारियों के साथ ये बैठक हो रही है। रोहतक में ये बैठक चल रही है, जिसमें किस तरीके से आदमपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाए, आगे किस तरीके से इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल की जाए, इसे लेकर देखिए बैठकों का दौर लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। तो प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं और चर्चा की जाएगी आगे किस तरीके से कदम उठाया जाए और किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश इस सीट पर की जाए। तो काफी दिलचस्प ये लड़ाई होती जा रही है, जहां देखिए एक तरफ जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया, जिसके बाद अब तमाम पार्टियों की तरफ से एक के बाद एक बैठक और आज बीजेपी की तरफ से बैठक की जा रही है। और दीपक भारद्वाज हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे थे और राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो टीसी राजू वो भी पहुंचे थे और इसके अलावा हरियाणा के बहुत से नेता थे जो संगठन से संबंध रखते हैं और आदमपुर चुनाव में उनको कमान भी सौंपी गई है, तो वो सभी लोग बैठक में मौजूद थे। हालांकि ये संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक थी और जो राष्ट्रीय महामंत्री टीसी राजू हैं उन्होंने बैठक में संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर चर्चा की। लेकिन जब हमने इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से बात की तो उनका ये कहना था कि आदमपुर चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और आदमपुर चुनाव में किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार की जाए वो सभी चीजें इस बैठक में जरूर चर्चा की गई है। और ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि अभी भव्य बिश्नोई जो है उस भव्य बिश्नोई अपना नामांकन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर जरूर निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो अपना प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पा रही है और हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आती है तो वो जाति पाति की बजाय काम के आधार पर चुनाव लड़े और जनता के लिए क्या करना है उसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े, जाति पाति को मुद्दा ना बनाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल पूरी तरीके से सारी ताकत तो क्या झोंक रही है। दीपक, इस बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखिए आदमपुर उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से देखिए आपने भी जानकारी दी कि संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक की गई, ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, देखिए दिशा निर्देश की जहां तक बात है, क्योंकि ये जो बैठक थी इसमें प्रदेश के प्रभारी थे जिनमें से बहुत से लोगों को आदमपुर चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो चर्चाएं हुई हैं, चर्चाएं यही हुई हैं कि किस तरीके से वहां पर जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आम जनता तक पहुंचा जाए और आम जनता को से विचार विमर्श और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भविष्य में काम कर सकती है, आदमपुर के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, वो बातें लोगों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश और आपस में विचार विमर्श जरूर हुए हैं। क्योंकि उपचुनाव किसी भी सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ा चुनाव होता है। अगर उस उपचुनाव में कोई गड़बड़ हो जाए तो सत्ताधारी दल के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा चुनाव हम इसको मान सकते हैं आदमपुर का। और बिल्कुल दीपक, और काफी अहम चुनाव ये बीजेपी के लिए भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अहम बैठक रोहतक में बीजेपी के चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में तमाम प्रभारियों को किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरीके से आगे चुनाव में रणनीति बनाई जाए, इसे लेकर चर्चा की गई है और कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। दिल्ली में हुड्डा आवास पर कांग्रेस का मंथन जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक जारी है, क्योंकि देखिए आदमपुर उपचुनाव को लेकर जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, जिसके बाद सबकी नजरें टिकी हुई है कि कांग्रेस आखिर किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी, जिसे लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। और आज इसी को लेकर कांग्रेस की ये अहम बैठक जारी है। और इधर सूर्य समाचार पर विवेक बंसल एक्सक्लूसिव है और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। 1-2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा करेगी, ये बंसल की तरफ से कहा गया है। उम्मीदवार को लेकर संशय नहीं है, तो बंसल की तरफ से देखिए ये बयान दिया गया है। जहां एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ बंसल का ये बयान काफी अहम हो जाता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी संशय बना हुआ है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी हैं। सर, लगातार संशय बना हुआ है कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर कि आदमपुर में कांग्रेस का झंडा कौन उठाएगा, क्या संशय है? देखिए, संशय कोई नहीं है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी और घोषणा होनी चाहिए, और उसको बाबत बैठक और आम नेताओं से रायशुमारी हो रही है, और जिसके पश्चात आकलन करके उसकी घोषणा होगी। भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और चूंकि भव्य बिश्नोई एक युवा चेहरा है, तो क्या भव्य बिश्नोई की छवि को देखते हुए कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या फिर कुछ और कांग्रेस गुण ढूंढेगी? हमारे सामने भव्य बिश्नोई है या कोई है, हम तो जो पार्टी के प्रति निष्ठावान और पार्टी के जो एक सशक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है, सबसे ज़्यादा संभावित सशक्त, उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे। सर, हाल ही में देखा कि जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला ने भव्य बिश्नोई के पोस्टर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार है, लेकिन जेजेपी के नेताओं के फोटो भव्य बिश्नोई के पोस्टर में नहीं है। क्या इसका कोई असर आपको लग रहा है, कुछ खटास आ रही है जेजेपी बीजेपी में? संभवतः दिखता तो ऐसा ही परिलक्षित होता है। उनके बयानों से आपने खुद कहा कि उन्हें कष्ट है, उन्हें पीड़ा है दिग्विजय जी को, और मेरे ख्याल से वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, पर गठबंधन में जो पूरे गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं सबके तस्वीरें होती हैं, क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी होता है, ना कि एक विशेष राजनीतिक दल का। तो उस धर्म के गठबंधन के धर्म के विपरीत है अगर इस तरीके का कोई घटनाक्रम। सर, की जननायक जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि वो आदमपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि गठबंधन धर्म वो निभाएंगे, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जेजेपी पशोपेश में है। सिंबल पे अपने उम्मीदवार उतारें या ना उतारें, बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो सिंबल पे पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जेजेपी लगातार बैठकें कर रही है। क्या ये खटास इतनी बढ़ती जा रही है कि इतनी बैठकें करनी पड़ रही है? अब उस पर हम कोई कयास और अनुमान लगाएं, वो तो वक्त बताएगा कि उनमें मतभेद कितने हैं और कितना, क्या रूप कितना उग्र है उनके मतभेद, और क्या वो धारणा, क्या तस्वीर सामने आती है आने वाले भविष्य में। तो आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर सूर्य समाचार से खास बातचीत में विवेक बंसल ने कहा कि वो किसी को भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस की पूरी तैयारियों की बात विवेक बंसल ने कही है। हालांकि जब परिणाम आएंगे तब देखना होगा कि किसके पार्टी जो दावे कर रही है, किसके दावों में कितना दम है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। और बड़ी खबर आपको बताएं, आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। तो दिल्ली में हुड्डा आवास पर कांग्रेस का मंथन जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद है और विनय सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लगभग 1 घंटा हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए, और आपको मैं दिखा दूं कि ये अभी मैं फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दिल्ली आवास है वहां बाहर खड़ा हूं और यहीं पर ही बैठक चल रही है। इस बैठक में चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदयभान वो मौजूद है, और क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव को लेकर नहीं उतारा है, 14 अक्टूबर अंतिम तारीख है नामांकन की,
और अब कुछ ही दिन शेष है नामांकन के लिए। तो ऐसे में अब यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है, तो नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा आदमपुर उपचुनाव में। आदमपुर उपचुनाव में कौन कांग्रेस का झंडा बुलंद करेगा, कई तरह के नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं किया गया है। तो ऐसे में इस बैठक में कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है कांग्रेस की तरफ से वो जयप्रकाश का नाम है। जयप्रकाश पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी भी हैं। तो अभी फिलहाल जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है जयप्रकाश का, माना जा रहा है कि जयप्रकाश के ऊपर कांग्रेस दांव खेल सकती है। हालांकि फिलहाल बैठक चल रही है, बैठक में क्या होता है ये तो बात की बात है। इसके अलावा इस बैठक में आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन स्टार प्रचारक रहेंगे, कौन कौन कांग्रेस का प्रचार करेंगे आदमपुर में जाके, इन तमाम नामों पर चर्चा तो होगी। लेकिन सबसे मुख्य बात कि उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार, देखिए स्टार प्रचारक कौन होगा इस पे भी हम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है क्योंकि देखिए 14 अक्टूबर काफी कम दिन रह गए हैं नामांकन को लेकर। ऐसे में कांग्रेस को आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है उम्मीदवार घोषित करने में, क्या वजह है इसके पीछे? कि ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जो कद्दावर नेता हो। पहले संपत सिंह का नाम चल रहा था इस लिस्ट में सबसे आगे, कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस संपत सिंह को मैदान में उतारेगी, लेकिन संपत सिंह मना कर चुके हैं कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सरसाइज करनी पड़ी है और इसमें के बाद जो जयप्रकाश जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं उनके नाम को लेकर चर्चा सबसे ऊपर है। और कांग्रेस इसलिए इतना टाइम लगा रही है कि कांग्रेस कदम फूंक फूंक के रखना चाहती है, क्योंकि जो जिस सीट पे उपचुनाव है वो चुनाव सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कहें तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अगर कांग्रेस को अलविदा कहा तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा, बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया। अब कांग्रेस यानी कि खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी कोशिश करेंगे कि उस सीट पर जीत हो, इसलिए ऐसा कद्दावर नेता उतारा जाए जिसकी जीत में संशय ना हो। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आदमपुर जो सीट रही है वो कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते आए हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि भजनलाल परिवार का गढ़ है आदमपुर, इसीलिए इतना समय लग रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो कि टक्कर दे सके भव्य बिश्नोई को, और इसलिए तमाम तरह के नामों पर चर्चा हो रही है। हमारी जब जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है उन्होंने भी कहा कि 1-2 दिन में नाम फाइनल हो जाएगा और उसी नाम फाइनल के चरण में ये मीटिंग हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। कल चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, आज दिल्ली में बैठक हो रही है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ सबसे मुख्य मुद्दा कि उम्मीदवार कौन हो, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, प्रचार के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे। मुद्दों की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल के मुद्दे रहेंगे, तमाम बातों पे चर्चा। नजर बनाए रखे इस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इस पर नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए बैठकों का दौर जारी है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से बैठक इसलिए की जा रही है और इतनी देरी इसलिए लग रही है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसे प्रत्याशी का ऐलान करना चाहती है जो इस सीट पर जीत पक्की कर सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिले सीएम मनोहर लाल, बड़ी खबर आ रही है। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल का ऐलान, प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलेंगे, पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है, सरकार ने लगाए हैं उचित प्रतिबंध, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से सीएम मनोहर लाल मिले। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि उचित प्रतिबंध लगाने में जागरूकता बढ़ी है, प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलेंगे। तो पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है, सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी से मैं उनकी मीटिंग में से अभी आया हूँ। ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें। और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने FIR भी किया, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं, 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी, गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपये टन अलग देते हैं। तो एक तरफ सीएम का बयान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। धान की फसल काटने के बाद किसान पराली में
आग लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के मामले कृषि विभाग ने 26 किसानों पर 45,000 का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट देखिए। धान कटाई के समय किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर वो अपनी धान की फसल का अवशेष प्रबंधन कैसे करें? एनजीटी की रोक के बाद प्रशासन पराली जलाने को लेकर सख्त हो गया है, लेकिन कुरुक्षेत्र प्रशासन और कृषि विभाग ने पराली जलाने के मामले में आग लगाने पर 26 किसानों का चालान किया है। किसानों पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हमारे यहाँ टोटल 26 इंसिडेंट्स हैं। इसके अलावा क्या है, हमने प्रचार वाहन भी भेजे हैं। वो 5 प्रचार वाहन बनाए गए जो जिले में गांव-गांव जाकर अनादि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज आया तो आज ही हमने कार्रवाई करने की कोशिश की है और 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो हमने कलेक्ट कर लिया है। वहीं पराली जलाए जाने को लेकर किसान मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश का मौसम है, उनको डर है जमीन भीग गई तो कई दिन तक खेत की जुताई नहीं हो पाएगी। मंडी में तो उठान करा दो ना, मंडी में सही तो ले जाएगी, जिम्मेदार की जीरी गिर जाएगी। जिम्मेदार ने तो कलेश होएगा रात ना, जो बरसात पड़ेगी तो उठान नहीं हो रहा। उठान कहाँ हो रहा है? उठान होता तो सड़कों पर जीरी आती क्यों? सर जो अगर इसको रात को आज ना खेत पाया गया नहीं, यूँ खेत नहीं पाया जाता 20 दिन बरसात पड़ने के बाद, अगर यूँ इसका इलाज ही नहीं है कोई। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को कृषि यंत्र भी 50 से 80% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के तहत किसानों को फायदा उठाना चाहिए। कुरुक्षेत्र से सूर्या समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम की बसई रोड पर एक बार फिर धंसी सड़क। ये बड़ी खबर आ रही है। सड़क धंसने से 10 फीट गड्ढा गहरा हो गया है और 15 दिन पहले धंसी थी सड़क और जीएमडीए के पास बसई रोड की देखरेख की जिम्मेदारी और जीएमडीए पर अनदेखी का आरोप भी लगा है। तो सड़क धंसने से 10 फीट गड्ढा गहरा हो गया है। 15 दिन पहले भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी और एक बार फिर यही घटना सामने आई है। तो गुरुग्राम की बसई रोड पर एक बार फिर से सड़क धंसने की खबर निकलकर सामने आई है। तो सड़क धंसने से 10 फीट गड्ढा गहरा हो गया है। बता दें 15 दिन पहले यही खबर आई थी, सड़क धंसी थी और एक बार फिर से हुबहू वही तस्वीर, जहां लगातार देखिए दुर्घटनाएं होने की शंकाएं जो हैं वो बढ़ जाती है। तो जीएमडी पर अनदेखी का आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि जीएमडी के पास है बसई रोड की देखरेख की जिम्मेदारी और इसलिए उनकी अनदेखी का आरोप लगा है। तो 15 दिन पहले भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी, रोड धंस गई थी और एक बार फिर से गुरुग्राम की बसई रोड पर सड़क धंस गई है और खबर मिल रही है कि 10 फीट ये गड्ढा गहरा है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं और कितनी घटनाएं को ये अंजाम गड्ढा दे सकता है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल जीएमडी के पास बसई रोड की देखरेख की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी तरफ से अनदेखी की गई ऐसा आरोप लगाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के बसई रोड की ये तस्वीर है जहां पर सड़क धंसने से 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है और नीरज अंबावता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए एक बार फिर से बसई रोड से वही तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है सड़क धंसने से। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से बारिश हुई है पिछले 3 दिनों से, उसके बाद कहीं जो है जलभराव हो रहा है तो कहीं सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। और अगर इस गुरुग्राम के बसई रोड की सड़क की बात की जाए जहां 10 फीट गहरा गड्ढा अचानक से हो गया है, तो इसी जगह पर जब 15 दिन पहले बारिश आई थी तो इसी से मात्र 2 फीट दूरी पर भी सड़क धंसी थी और उस बार भी लोगों ने जो है गुरुग्राम के नगर निगम जीएमडीए पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के और लापरवाही के, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की कोई रिपेयर नहीं की गई। और अब एक बार फिर एक बड़ा हादसा को जो है न्योता ये कहीं ना कहीं बड़ा गड्ढा 10 फीट गहरा गड्ढा दे सकता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, इस सड़क को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन सवाल आखिरकार वही उठते हैं कि गुरुग्राम में क्यों इस तरह के हादसे होते हैं और क्यों जो सड़कें हैं वो अचानक से धंस जाती है और क्यों लोगों को कब तक जो है सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाने पड़ते रहेंगे और कब तक लोगों को सहूलियत मिलती रहेगी। क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है अकेले गुरुग्राम से जाता है। और ऐसे में अगर गुरुग्राम की न सड़कें हैं
ना गलियां है, और अगर है भी तो इस तरह के हालात है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी सोचने बिल्कुल समझने की नीरज, जरूरत और है। देखिए जीएमटी के पास बसई रोड की जिम्मेदारी है, ऐसे में क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि देखिए बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आखिर क्यों ऐसी घटनाएं आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जिला प्रशासन की बात करते हैं, जीएमडीए की बात करते हैं, तो उनका अभी तक इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया है। हालांकि गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने जाम के हालातों को देखते हुए और इस गड्ढे की वजह से कोई सड़क हादसा ना हो, इसको देखते हुए वहां बैरिकेड जरूर कर दिया है और साथ ही साथ रोड को भी वहां से जो है ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। लेकिन इसमें ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम की खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां बसई रोड पर एक बार फिर से सड़क धंसी और सड़क धंसने से 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्योंकि देखिए बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस तरीके के जो खबरें सामने आती है कई बड़े हादसों का को न्योता भी देती है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।